तो दोस्त कैसे हैं आप? ठीक, चलिए फिर आप लोगों के बीच सॉलिड 2 का पार्ट 2 समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहां पर आप देखो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो सॉलिड चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ये जो बना होता है, ये बना होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब यहां पर आप देख रहे हो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब होता है अवयवी कण। अब अवयवी कण जो है आपका, वो एटम के भी रूप में रह सकता है, मॉलिक्यूल के भी रूप में रह सकता है, आयन के भी रूप में। एटम हाइड्रोजन हुआ, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब आप जानते हो जैसे हाइड्रोजन ले लिया H+ और H-, तो ये आप जानते हो जब H+ का नेचर शो करेगा हाइड्रोजन, उसको हम लोग अल्कली मेटल के रूप में ग्रुप 1 में रखते हैं। जब अगर मान लो H- की तरह नेचर शो करने लगता है, इसलिए ग्रुप 7 में उसको रखते हैं। H+ को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। फिर चलो जैसे मान लो तुम यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, इसका मॉलिक्यूल O2 ले लिया, इसका आयन के रूप में O- हो गया। ठीक हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको हम लोग कंपोनेंट पार्टिकल भी कहते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये जो होते हैं एक दूसरे से, एक कंस्टिट्यूएंट एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जो है प्रबलता से जुड़े रहते हैं। इसके कंस्टिट्यूएंट प्रबलता से जुड़ने के बाद स्थिर रहते हैं, हल्का फुल्का वाइब्रेट करता है लेकिन स्थिर रहते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो आकर्षित होते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आकर्षित होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? गतिमान होते हैं। क्या होते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? गतिमान होते हैं। और गैस में क्या होता है? गैस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोई आकर्षित बल काम नहीं करता है, कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है। इसे नजदीक भी लाना चाहोगे ना तो वो तुरंत परिकर्षित होकर के, गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर तुम आपस में नजदीक मिलाने की कोशिश करोगे ही, तुरंत वो प्रतिकर्षित हो जाता है, तुरंत वो अलग घटना हो जाता है। अब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर तुम मान लो कंटेनर में रखते हो, ये तरलता से यहाँ अस्थिर से रहता है, गतिमान रहता है आपस में कंस्टिट्यूएंट, लेकिन इसमें गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का हो गया, लेकिन ये पैक करके रखना पड़ेगा तुमको। सिलेंडर में रखोगे सिलेंडर के आकार का हो जाएगा, जिस रूप में इसको रखोगे। लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? प्रतिकर्षित हो, मिलकर रहना ही नहीं चाहते हैं, बहुत फास्ट मतलब स्पीड से वो गतिमान होते हैं। चलिए तो हम लोग फिर इसी के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। आप यानी कह सकते हो कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब तीनों में हम लोग तुलना करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बीच हम लोग तुलना करेंगे। या आप कह सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये भी आप बोल सकते हो। अब यहां जब हम इसमें तीनों में तुलना करेंगे, डिफरेंस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन में सबसे पहले आप जानते ही हो, जैसे पहला नंबर मान लो तुम दे दिया शेप। शेप का मतलब यहां होता है आकृति। इस चीज को ध्यान रखना दोस्त, शेप और साइज में बहुत अंतर है। शेप का मतलब जैसे आपने आकृति दिया, उसी तरह साइज को हम लोग बोलते हैं आकार। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इसका शेप जो होता है, ये तुम इस सॉलिड का जो शेप होता है क्या होता है? डिफिनिट होता है, निश्चित होता है आकार, ज्योमेट्रिकल शेप में, यानी कह सकते हो आप डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। नहीं, इसका शेप क्या होता है? लिक्विड का शेप कैसा होता है? शेप ऑफ कंटेनर भी आप बोल सकते हो इसको, शेप ऑफ
कंटेनर। अब शेप ऑफ कंटेनर हम क्यों बोल रहे हैं इसमें, लिक्विड का शेप में जो हम लोग बोल रहे हैं शेप ऑफ कंटेनर। अब अगर मान लो तुम उसको जिस बर्तन में रखोगे लिक्विड को उसी का आकार धर लेगा ना, इसीलिए शेप ऑफ कंटेनर। कटोरी में रखोगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा, गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार का हो जाएगा। अगर मान लो उसको तुम बाल्टी में रख दिया बाल्टी के आकार का हो गया, नहीं तो उसमें शेप ऑफ कंटेनर। अब गैस के लिए क्या कह सकते हो, फिल द कंटेनर। अब अगर मान लो गिलास में तुम गैस को फिल करवाओ तो गिलास के आकार का धर लेगा वो। अगर मान लो तुम इसको सिलेंडर के आकार में रखना चाहोगे तो सिलेंडर के आकार में फिल हो जाएगा वो, नहीं। इसीलिए यहां पर क्या इसको बोला गया, फिल द कंटेनर। अब आइए, अब इसके लिए शेप ऑफ कंटेनर, इसकी प्रबलता स्वस्थिर से रहते हैं, इसके लिए और इस दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कौन सा काम फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, नहीं। क्लियर है, शेप आपने समझा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को तो बताइए, क्या हो, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं। हम लोगों को अपने काम को इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता हमारी कामयाबी जो है वही गूंज उठा दे, कामयाबी जो है आपका तहलका मचा दे, है ना। चलिए दूसरा हो गया आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कह सकते हैं इसको, अंतर अणुक बल। अब अंतर अणुक बल, अब अंतर अणुक बल सबसे पहले ये समझो कि अंतर अणुक बल होता क्या है। अभी तुम देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या रहा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से में रहा बना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में तुम कुछ भी एटम लिया या मॉलिक्यूल लिया या आयन लिया, कुछ भी ले सकता है। तो अब उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो बना हो, अब जैसे मान लो कि यहीं पर तुम समझो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से तुम्हारा बना ले लिया। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब यहां मान लो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये। अब ये जब दोनों मिलेगा, मान लो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तुम लिया और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके बीच से इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो फोर्स कार्य करता है वही तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है, वही तो आपका अंतराणविक बल कहलाता है ना। इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच मध्य जो भी बल कार्य करेगा, जो भी फोर्स कार्य करेगा वह क्या कहलाएगा, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाएगा, अंतराणविक बल कहलाएगा, है ना। अब आइए, तो इसका क्या होता है अंतराणविक बल, वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत होता है। इसके लिए क्या होता है, मॉडरेट, इससे थोड़ा कम होता है, जिसको आप बोलते हो मॉडरेट, थोड़ा कम बोल दो ना। इसके लिए क्या होता है, वीक। गैस का जो होता है क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कमजोर होता है, नगण्य होता है, समझो। अब आइए, अब तुम ले लिया मान लो तीसरा नंबर डेंसिटी। तुम जानते हो घनत्व। अब डेंसिटी सबसे पहले ये समझो कि घनत्व है क्या। तो तुम लोग पढ़े हो, सब लोग पढ़ाए होंगे, फिजिक्स में भी पढ़ाए हैं, मैं भी पढ़ाया हूँ आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में 11th में बेसिक में पढ़ाए हैं। तो डेंसिटी बराबर तुम जानते हो मास बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पर आ रहा है डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। अब अगर मान लो सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, तीनों के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, तीनों के लिए अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर वॉल्यूम निश्चित कर दिया जाए, किसके लिए भी, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, तीनों का वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो क्या में हो जाएगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू नहीं हो जाएगा। जब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, भी तुम्हारा तीनों के लिए निश्चित हो रहा है,
सॉलिड लिक्विड गैस वॉल्यूम जो है तीनों के लिए, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, तीनों के लिए वह निश्चित हो रहा है ना। अब यहाँ पर बात उत्पन्न होगा, कोई कहेगा कि सर हम डेंसिटी नहीं रखते, डेंसिटी का परिभाषा क्या होता है? सिंपल आप बात हम बोल सकते हैं, इकाई आयतन में इकाई आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान, इकाई आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान ये क्या कहलाता है? इकाई आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। इसका डेंसिटी क्या होगा? वाटर का जो सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा? मोस्ट डेंस, सबसे अधिक होगा डेंसिटी, एक्सेप्ट H2O। अब एक्सेप्ट H2O क्यों बोले? जैसे मान लो, जैसे तुम लिया आइस और ले लिया वाटर, अब यहां पर तुम्हारा ये सॉलिड अवस्था में और ये लिक्विड अवस्था में, लेकिन इसके आइस और इसके वनस्पति, ये याद रखो 11th में यूनिट 4 में पढ़े हो, केमिकल बॉन्डिंग में भी और हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा है इस चीज को। अब आइस और वाटर, इस दोनों में जो है इसका आइस और वाटर में जो तुम्हारा यहाँ पर इंडिकेट करोगे, इस दोनों में किसकी डेंसिटी यहाँ पर अधिक होगा? तो किसकी डेंसिटी अधिक होगी? बोलो, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी अधिक होगी। क्यों? इसलिए इस पे क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। क्या क्वेश्चन बताया करते थे? बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है, क्यों? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, क्यों? इसी से इसका रिलेशन है इस क्वेश्चन का। जब इस क्वेश्चन को तुम समझ जाओगे तो फिर आगे तुमको समझने में और मजा आएगा। जैसे मान लो इसका मोस्ट अति हो गया। अब यहां पर तुम दूसरा पॉइंट में समझोगे, अगर मोस्ट डेंस इसका रिलेटिवली हाई, अब इसके लिए क्या बोलोगे? लिस्ट डेंस, यानी आप कह सकते हो इस तीनों में सबसे अधिक डेंसिटी किसकी हुई? इसकी हुई, वेरी, इससे थोड़ा कम इसकी होगी, कह सकते। इसका नगण्य मान, इसका एकदम नगण्य हो गया डेंसिटी। लेकिन ध्यान रखना है, किस कंडीशन में होगा? जब तीनों के लिए वॉल्यूम समान होगा, तभी ये रूल को फॉलो करेगा, डायरेक्ट होगा। अब आइए, जैसे अब इसमें तुम कह सकते हो मोस्ट डेंस, रिलेटिवली डेंस, हाई और लिस्ट डेंस, यानी तुम समझ लो। जैसे मान लो तुम ले लिया लोहा, ले लिया, लोहा की डेंसिटी सबसे अधिक होती है सॉलिड अवस्था में। अगर तुम लोहा को पूरा पिघला दिया, अगर उसको लिक्विड अवस्था में कर दिया, उसकी डेंसिटी क्या होगी? ठोस अवस्था से थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन फिर वो उसको अगर वेपोराइजेशन की क्रिया उसमें कराने लगे, वाष्पीकरण की क्रिया कराने लगे, तो उसकी डेंसिटी और क्या हो जाएगी? उससे भी कम हो जाएगी। इसलिए चल जैसे मान लो चौथा तुम ले लिया कंप्रेसिबिलिटी, यानी संपीडन। अब संपीडन क्या होता है ये बताओ? संपीडन तुम क्या कहोगे? जैसे मान लो तुम एक पंप लिया, गैस किसी साइकिल में, दुकान में तुम गया पंप लिया और साइकिल में तुम वो हवा भरने लगा। अब इसमें ध्यान रखो, हवा भरा हुआ है, यहाँ एक ट्यूब लगा हुआ है। अब इस ध्यान देना इस चीज को, संपीडन में इस चीज को ध्यान में रखना। अब इस पे इसको जैसे ही इसके दाबेगा, इसका धीरे धीरे वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा? घटेगा। वॉल्यूम तो घटेगा इसका, इस पे प्रेशर तुम इस पे डालोगे, संपीडन की क्रिया कराओगे, इसका क्या होने लगेगा? वॉल्यूम घटने लगेगा। तो इसका यहाँ की क्या जो है सॉलिड के लिए क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या? असंपीडन, असंपीडीय भी बोल सकते हो। इसके लिए भी इनकम्प्रेसिबल, ये भी हुआ असंपीडीय, लेकिन ये क्या हो गया? कंप्रेसिबल, संपीडीय, यानी वेरी कंप्रेसिबल भी बोल सकते हो।
ये यहाँ पर संपीड़न यहाँ पर हुआ, ये संपीड़न की क्रिया, यानी तुम कह सकते हो कि यहाँ पर इन इसमें कोई काम नहीं होता, असंपीडीय क्रिया होती है, इसमें भी लिक्विड में भी असंपीडीय क्रिया होती। लिक्विड एक, जैसे मान लो एक गिलास खुल लिया दूध, उस गिलास में तुम दूध रख दिया, फिर दूसरे तो गिलास में जो दूध तुम रखा तो धीरे धीरे जैसे तुम फिर दूसरा खाली गिलास उसमें डालेगा तो धीरे धीरे उसका दूध का क्या होगा, गिरता चला जाएगा, कोई काम नहीं होगा, इन पर से नहीं होगा। अब अगर मान लो तुम एक थर्मस में तुम चाय रख लिया या दूध रख दिया, हॉट थर्मस में कुछ देर 24 घंटा जो गर्म रहता है उसमें रख दिया, फिर तुम उसको कुछ देर के बाद जो खोलोगे, कुछ देर के बाद मान लो खोलोगे, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद तुम खोल करके उससे चाय निकालोगे पियो, तो उसी अवस्था में वो रहेगा, इसलिए वहां पर क्या हो गया, वेरी कंप्रेसिव, हाई कंप्रेसिव। अब आइए चलो फ्लूइडिटी, यानी आप कह सकते हो तरलता, क्या है, इसमें कोई तरलता नहीं होता है, नन। अब इसमें क्या होता है, यस थोड़ा करता है, इट फ्लो, चलता चला जाता है, लेकिन यस दे फ्लो, यानी कहने का मतलब क्या है, तरलता जो होता है सॉलिड में नगण्य होता है, नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉलो करता है, मतलब तरलता मतलब क्या होता है, गतिमान, तरल, चलता फिरता, गतिमान रहे, ये जहां इसको रख दो वही रहता है, इसमें कोई तरलती नहीं होती है, कोई इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होती है, यस इट फॉलो, तरल जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तरल पदार्थ पड़ता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, यस दे फ्लो, जैसे मान लो आप तरल, यस दे फ्लो क्यों बोल दिए। अब जैसे मान लो इसी को समझने के लिए, यहां पर इसी को समझने के लिए तुमको हम समझा रहे हैं, ये 5वां रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब विसरण की दर। अब ध्यान देना, इसी से रिलेशन है, फ्लूइडिटी से रिलेशन है इसका। अब विसरण सबसे पहले होता क्या है, जैसे मान लो हम आए क्लासरूम में आए, और क्लासरूम में आने के साथ जो है हमारी शरीर जो है मान लो कि थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन से स्नान नहीं किया, बदबू मार रहा है, तो हम क्या कर लिए, आए डीओ परफ्यूम छीट लिए, पूरा शरीर में जो है डीओ छीट लिए, पूरा परफ्यूम छीट दिए, तो परफ्यूम जो छीटे तो कुछ देर तक तो हमको तो तुरंत आ जाएगा मतलब उसका स्मेल, लेकिन कुछ देर के बाद तुम लोगों के पास भी वो स्मेल चला जाएगा, सर कौन सा डीओ आपने लगाया, फैलता चला जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, यानी कह सकते हो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में फैलने की क्रिया, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलकर फैलने की क्रिया क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। यानी इसका क्या होता है, सॉलिड का भी डिफ्यूजन होते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, लेकिन क्या होता है, वेरी स्लो, यस बट वेरी स्लोली। अब कैसे वेरी स्लो, इसमें डिफ्यूजन की क्रिया जो है ना, डिफ्यूजन की क्रिया मतलब मान लो क्या सालों भी में होने लगता है। जैसे मान लो तुम घर में, ऐसे एग्जांपल समझो, आलू ला करके रख दिया घर में, आलू 5 किलो ला के रख दिया, कुछ दिन तुम चला गया, महीना 2 महीना के बाद कहीं से तुम आया। अब जब महीना 2 महीना के बाद कहीं से आया, उसमें से तुम देखोगे कि अगर मान लो आलू जो है ठोस अवस्था में, लेकिन उसमें देखोगे 1-2 आलू अगर सड़ जाता है तो धीरे धीरे वो स्मेल करता है, विसरण करता है, क्योंकि वो विसरण फैलता चला जाता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में विसरण फैलता है। इसमें विसरण की क्रिया जो होता है सालों लग जाता है इसमें विसरण की क्रिया होने में, लेकिन इसमें जो विसरण की क्रिया होती है बट स्लोअर देन गैसेस। इसमें भी लिक्विड में विसरण की क्रिया होती है, लेकिन क्या होता है, गैसेस की अपेक्षा स्लो होता है, लेकिन गैस में विसरण की क्रिया क्या होती है, यस they diffuse very well,
इसमें विसरण की क्रिया काफी तीव्र गति से होती है गैस में। तुरंत घर में जैसे मान लो गैस लीक होने लगता है, तो गैस जब लीक होने लगता है तो कहते हो बहुत ज्यादा गैस लीक हो रहा है, महकना फैलने लगता है चारों तरफ, वातावरण में हवा में इसमें फैलने लगता है, एक गैस जो है हवा के संपर्क में मिलने लगता है, वही तो विसरण की क्रिया कहलाया। तो सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में। उससे कम किसमें होगा? इसकी क्रिया होने में तुमको मिनट सेकेंड लगता है, इसकी क्रिया होने में घंटा लगता है, ऐसे समझो। इसकी क्रिया होने में मिनट सेकंड में विसरण होने लगता है, इसमें इसकी क्रिया होने में तुमको घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन लगता है, लेकिन इसकी क्रिया सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड की क्रिया होने में बस सालों बीत जाता है इसमें विसरण की क्रिया होने। यही था आपका कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें हम तुलना भी कर सकते हैं इसको आप, या आप क्या कर सकते हो इसको, या आप इसको क्या कह सकते हो? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ठीक है, फिर हम लोग पार्ट 3 के रूप में वीडियो सॉलिड स्ट्रक्चर, ये पार्ट 2 कंपैरिजन सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे इसका टॉपिक मैं फिर बताऊँ। ठीक, ओके बाय।